जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ गए थे, हो गया था बल्कि 18 तो 19 में वो कहता है 1 अप्रैल 14 पे, भाई कर दो इनको मैसेज, लेट आने वालों को, ऊपर वेव स्किल कर रहे हैं, कोई अगर दोस्त है तो जल्दी आ जाओ यार। 1 अप्रैल 14 पे P acquired 75% of S equity shares by means of a share exchange and an additional amount payable on 1 साल बाद 1 अप्रैल 15 पर, जो कि कंटिंजेंट है अपॉन पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ एस। क्या मतलब है जी? 1 अप्रैल को हमने एस के शेयर्स खरीदे और हमने कहा कुछ हमारे शेयर्स ले लो और कुछ हम आपको मज़ीद पैसे देंगे, 1 साल सब्सिडरी को देख तो लें। आप जो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हो, कैश दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, आप क्या करें, फिर भी आप शोखे हुए हो, तो क्या ऐसी आपकी सब्सिडरी में ख़ास बात है जो किसी और में कहाँ एडी ए कैंडी? तो देख लें ज़रा, 1 साल हम इसको चलाकर देखते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस अच्छी रही, पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो हम आपको एक एडिशनल अमाउंट देंगे 1 साल बाद, यानी देखने के बाद। अब ये फिगर कैसे निकलनी है, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। एक अंदाज़ा वो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि जी इतने प्रॉफिट्स हों, ये टारगेट्स हैं, कुछ वो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। उसके बाद फिर कहेंगे अगर इतने मिसाल प्रॉफिट्स हों, ये वाली परफॉर्मेंस ऐसी रहे, तो इतने पैसे आपको हम मज़ीद देंगे। उन पैसों की आज की फेयर वैल्यू सवाल में आपको निकाल के दे देगा। यानी ये ऐसी फिगर है जो आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, आपके लिए मुमकिन नहीं है इसको निकालना, ठीक है, ये प्रोफेशनल्स निकालते हैं। आपको ये फिगर सवाल में गिवन होगी। इसको कहते हैं कंटिंजेंट कंसीडरेशन। क्या कहते हैं जी? कंटिंजेंट अपॉन पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी, ठीक है ना। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप आज खड़े होकर ये आपस में डिसाइड कर रहे हैं, साल बाद आपको परफॉर्मेंस देखते हुए हम एडिशनल पैसे देंगे। परफॉर्मेंस में कुछ केपीआईज रखे जाएंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ केपीआईज डिसाइड होंगे कि ये अगर टारगेट्स मीट हो गए तो हम मिसाल के तौर पे इतने पैसे आपको देंगे, तो उनकी आज फेयर वैल्यू निकाल कर सवाल आपको देगा। तो आपने उस फेयर वैल्यू से एंट्री पास करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट व पेएबल क्रेडिट। कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल का नाम मैंने बोला है, लिखने की जरूरत नहीं है। वो पेएबल क्रेडिट, जो भी पेएबल है, कंटिंजेंट अपॉन समथिंग है, पेएबल ही है, बैलेंस शीट पेएबल नजर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब एट द डेट ऑफ एक्विजिशन P assessed the fair value of this contingent consideration at 5.2 million। पेरेंट ने इसको एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू इसकी असेस कितनी की है, बस आगे नहीं पढ़ना। हमारी इन्वेस्टमेंट इन एस यहां से निकल आएगी, ठीक है जी। हमने बेसिकली क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट इन एस, ठीक है। उसने कहा है कुछ शेयर्स ऑफ पी भी हमने दिए हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी हमें, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब नहीं दी तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पेएबल है जो कि कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल है, ये अभी हमने निकालना सीखनी है इस सवाल के अंदर। अगर हमें डेटा गिवन होता तो हम एंट्री पास करते इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो ये मुझे चूंकि पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ है नई आई है, उसने सवाल की रिक्वायरमेंट में सिर्फ यही पूछा होना है कि बताओ इसकी क्या, वो देख लेते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट बाद में देख लेते हैं। पिछले सवाल की रिक्वायरमेंट हमने देखी ही नहीं, क्या थी जी? 18वें की क्या थी जी? व्हाट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस निकलवाई है, ठीक है। यहां पर भी वो क्या पूछ रहा है बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अब इधर आओ, क्या कह रहा है जी? आपने कहा है कि सब्सिडरी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया ना जी, तो हम आपको एडिशनल कुछ पैसे देंगे, और पी ने उस पेमेंट की आज जो फेयर वैल्यू डिटरमिन की है, इसके ऊपर आपने उसको रिकॉर्ड करना है। ये सवाल में हमेशा आपको गिवन होगी, ये आप नहीं निकाल सकते, आपके लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो बस सवाल में गिवन होगी फेयर वैल्यू, कौन सी वाली?
एक्विजिशन डेट वाली, सब कुछ तो यहाँ एक्विजिशन डेट वाला हो रहा है, एक्विजिशन डेट वाली फेयर वैल्यू उठाई और आपने उसकी एंट्री पास कर ली, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल कहते रहे। पहले थोड़ी देर पहले डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल आई थी, थोड़ी देर पहले लोन नोट्स पेएबल आए थे, तो पेएबल है, पेएबल है, पेएबल है, ठीक है पेएबल ही है ना, जैसे भी है डेफर करके पे करना है या कंटिंजेंट अपॉन समथिंग पे करना है, पेएबल ही है ना। कितना जी आज की फेयर वैल्यू के हिसाब से कितना, 5.2 मिलियन, ठीक हो गया जी। अभी तो देखो जी, ये सवाल में आपको गिवन होगी, ये आपने हमेशा क्या लेनी है, फेयर वैल्यू। ये किस दिन की, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू पे आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि क्या अमाउंट बन गई 5.2 से ये इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ठीक हो गया जी। अभी तो देखो मैं क्या कर रहा हूं ताकि आपको ये पक्का हो जाए, एक्विजिशन डेट पर ये जो होना था वो हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला जो काम है वो होना है, क्या मतलब, हमारा ईयर एंड है, चलो अब वो 31 मार्च ही कह रहा है तो डायरेक्ट इधर आ जाएं, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, अब हम आएंगे अपने ईयर एंड पे। हमने कब खरीदा था इसको, हमने कब खरीदा था इसको, 1 अप्रैल बोले 2014 पे, और इस दिन हमने कहा था कि भाईजान आपको हम इंशाअल्लाह 1 साल के बाद यानी 31 मार्च 2015 पर हम आपको पेमेंट करेंगे। आज खड़े होके क्या एंट्री की यहां पर, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट पेएबल क्रेडिट, कितने से जी, 5.2 से। अब आपको अगर याद हो, हम IAS 21 के अंदर पेएबल को रीट्रांसलेट करते हुए वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते थे, रिसीवेबल्स पेएबल्स को याद आ रहा है, बिल्कुल यही काम ईयर एंड पे इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड पे या 31 मार्च ईयर एंड नहीं है बल्कि इस दिन हमने पे करना है, तो उससे पहले क्योंकि उसने क्या कहा था कि हम आपको 1 अप्रैल को पे करेंगे, तो मैं 31 मार्च पे जरा रुक गया हूं। असल में ना मैंने तो ये सिखाना है कि ईयर एंड बीच में आ जाया करेगा, तो अज्यूमिंग हमारा ईयर एंड 31 मार्च पे हो गया, 31 मार्च पे अगर ईयर एंड होगा हम क्या करेंगे, हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। हमारी लायबिलिटी इस वक्त 5.2 पे मौजूद है, आप देख सकते हैं लायबिलिटी 5.2 पर मौजूद है, ये लायबिलिटी है हमारी, ये पेएबल है हमारा, ठीक है। अब वो कहता है बट बाय 31 मार्च 15 इट वॉज क्लियर दैट द अमाउंट टू बी पेड वुड बी ओनली, अब ये भी सवाल में आपको गिवन होगा, या तो वो बता देगा फेयर वैल्यू अब इतनी हो गई है इसकी, या वो इंक्रीज डिक्रीज बता देगा आपको। लेकिन इस सवाल में उसने क्या बोला, अब फेयर वैल्यू कितनी होगी, परफॉर्मेंस कम रही होगी केपीआई के हिसाब से, जो उन्होंने केपीआई डिसाइड किए होंगे उस हिसाब से। अब वो क्या कह रहा है जी, क्लियर हो गया 31 मार्च पे आके कि कितना पे करना पड़ना है जी, 4.1। 5.2 का वादा किया था लेकिन कंटिंजेंट था अपॉन सम केपीआईज, तो वो नहीं मीट हुए होंगे, उतना नहीं पे करना चाह रहे, अब करने जा रहे हैं हम, बल्कि हम 4.1 पे करेंगे। ये भी सवाल में आपको गिवन होगा, ये भी सवाल में गिवन होगा। ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर फेयर वैल्यू है उस कंटिंजेंट कंसीडरेशन की, ये आपको क्या होगी जी, सवाल में गिवन। उसके बाद ये क्या है जी, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन ईयर एंड नॉर्मली, ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू गिवन होगी आपको हमेशा, ये भी सवाल के अंदर। अब आपने ये देखना है आपने पेएबल कितने पर रिकॉर्ड किया हुआ था और अब कितने पर आ रहा है, ठीक है। तो पेएबल 5.2 से आपने लेकर आना है 4.1 पर, यानी आपने पेएबल को कम करना है, पेएबल को, तो पेएबल कम होगा तो पेएबल क्या हो जाएगा, डेबिट, पेएबल डेबिट। और अब देखो पेएबल कम हो रहा है, खुशी की बात है गम की बात है, खुशी की बात है गम की बात है, तो ये खुशी है, ये इनकम है, ये पीएनएल में जाएगी, तो पीएनएल ने क्या होना है, क्रेडिट, लेकिन हमारे पास तो पीएनएल होता नहीं है, तो फिर हम क्या कर लें, हाँ ये तो सी, तो ये याद रखना है आपने, ये आर ई सिर्फ किसकी हिट हुआ करेंगी, तो CRE क्रेडिट। बेसिकली क्या हुआ, ये हमने पीएनएल को क्रेडिट किया है, खुशी हमने क्रेडिट की है, कितने से, इसके डिफरेंस से 1.1, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी ट्रीटमेंट होगी
कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल की, लेकिन अगेन ईयर एंड के बाद हो रहा है ये काम, ठीक है। तो ये एंट्री असल में यहाँ पे करनी चाहिए थी मुझे, तो पेएबल रीट्रांसलेट मतलब रीमैयर किया हमने, तो पेएबल कम होता नजर आ रहा है, पेएबल डेबिट और सीआरई क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मिसाल के तौर पे ये क्या है जी, पीएनएल असल में मतलब गेन कह लें, ठीक है, 1.1। तो अब असल में ये कम भी तो हो सकता था, ये बढ़ भी तो सकती थी लायबिलिटी, जब मतलब हमने सोचा था कि नहीं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, उस हिसाब से एक फेयर वैल्यू निकाली थी, उस फेयर वैल्यू के हिसाब से 5.1 बनता था, लेकिन ईयर एंड पे जाके पता लगा हो कि पीआई तो जबरदस्त मीट करी जा रही है ये सब्सिडरी, तो ये तो लग रहा है कि उल्टा शायद इसको 5.5 पे करना पड़ जाए, तो फिर क्या करेंगे, पेएबल को बढ़ाएंगे, पेएबल क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट सीआरई में डेबिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगेन ये क्या है, पोस्ट एक्विजिशन, क्या है ये, पोस्ट है, यकम अप्रैल को जब एक्वायर कर लिया, तो ये कहानी यहां पे मैंने रोक दी है, ये देखो, ये गुडविल की कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा यहां पे जाके, ठीक है। वर्किंग नंबर 1.1, अब उसने सिर्फ रिक्वायरमेंट में चूंकि मांगी ये फिगर हुई थी, ये बल्कि उसने तो ये शायद पूरा क्या कहा हुआ है, देखते हैं जरा क्या कहता है जी, वो क्या कहा हुआ है इसने यहां पर, हाउ शुड पी अकाउंट फॉर दिस एडजस्टमेंट इन, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 31 मार्च 15, तो बेसिकली 31 मार्च 15 पे ये ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ उसने सवाल में पूछा होता, लेकिन मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, क्योंकि हमारा तो पूरा सवाल ही होगा, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से हमने गुजारना। नहीं बेटा, ये ऑलरेडी उसने एक हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू समझे दी हुई होती है, ठीक है, फेयर वैल्यू उसने दी हुई है, ये उस दिन की वैल्यू जिस दिन एक्वायर किया, क्योंकि पढ़ो ना उसने क्या बोला है कि पी ने असेस किया एक्विजिशन डेट पे कि इस कंटिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू क्या है, यानी इसका पेएबल कितना बनेगा 5.1, ये आज की वैल्यू। फिर ईयर एंड पे जाके उसने उसको दोबारा से रीअसेस किया, पता लगा नहीं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो 4.2 4 जो भी है 1 देना पड़ेगा, तो फिर उसको हम वापस ले आए, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेना, ये वो अमाउंट नहीं को फिक्स करके उन्होंने कहा था कितने पैसे देने, इसीलिए मैंने कहा ये आपको सवाल में आप निकाल नहीं सकते, ये आपको गिवन हो, एक्विजिशन डेट वाली भी और रिपोर्टिंग डेट वाली भी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जरा 21वां सवाल पढ़ें, 21वां सवाल पढ़ें। जी, अरे यार ये भी कोई सवाल है, मुझे एक बात बताओ, आपको डिस्पोजल की जर्नल एंट्री आती है, क्या होती है जर्नल एंट्री? अगर मैं बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दूं, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग बेची, तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू किताबों से मैंने क्रेडिट कर दी, ठीक है, और कैश मुझे आएगा जो कि दरअसल क्या होती है जी, फेयर वैल्यू उस दिन बिल्डिंग की, और गेन या लॉस पीएनएल में चला जाता है, ऐसे ही। पी एक्वायर्ड 5000 शेयर्स ऑफ एस, ठीक है, मैं ऐसे ही को मिसाल लेता हूं, पहले 500 रुपए की मेरी बिल्डिंग थी, और इसके बदले में मुझे मिल गया जनाब 630 रुपए, तो मेरे पास 130 रुपए का डिस्पोजल पर क्या आ गया, गेन, जिसको मैं कहां ले जाया करता हूं, हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर में पीएनएल में ले जाए, ठीक है, ये यूं लिख लें, पीएनएल में जाता है, ये गेन है इस वजह से, और बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे क्वेश्चन 21 भी सॉल्व हो जाना है, ऐसे ही पढ़ो, पी एक्वायर्ड 5000 शेयर्स ऑफ एस ऑन 1 जनवरी 21 बाय ट्रांसफरिंग पीज फ्री होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 88 एंड 108, मतलब यही वाली एंट्री मैं यूं कर दूं कि लैंड मेरा चला गया और इसकी बुक वैल्यू किताबों में कितनी है, 88, ठीक है जी, और इसके बदले में मुझे कैश नहीं मिला बल्कि एस के शेयर्स मिल गए, ठीक है।
अब यहां पर आपने लैंड की फेयर वैल्यू ही डालनी है ना, बस कैश की बजाय क्या आ गया आपको, शेयर्स आ गए, यानी आपको कैश नहीं मिला बल्कि आपने शेयर ले लिया इसके, ठीक है। तो कितना जी 108, तो बस फिर बाकी कितना 20 का क्या आ गया गेन। ये गेन कहाँ जाएगा, ये गेन पीएनएल में जाएगा, गेन पीएनएल में जाता है, बैलेंसिंग निकाला हमने। अब अगला मसला पड़ गया, भाई बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में तो जानी है लेकिन पीएनएल तो है ही नहीं, तो आरई में फेंक दें। किसकी आरई में, यहां पर आरई चलनी ही सिर्फ किस पे है, हाँ पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएंगी, और अगर यही लॉस पर बिकता तो सीआरई डेबिट। तो ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन नंबर, चलो इधर ही कर देता हूँ। अब हमने शेयर्स खरीदे हैं एस के, तो हमने बदले में क्या दिया है जी, बिल्डिंग, ठीक है। तो एंट्री ये पड़ी ना, एंट्री ये इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट 108 से, ठीक है। और सीआरई वो जो पीएनएल क्रेडिट हुआ, ये डेबिट भी हो सकता था, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था जी, बिल्डिंग हमारी क्रेडिट हुई। तो जैसे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, ऐसे ही लैंड है, ठीक है, सॉरी लैंड, तो लैंड की बुक वैल्यू याद रखना है, लैंड को बुक वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, एसेट जो आपने इन काइंड दिया है उसकी बुक वैल्यू क्रेडिट करोगे, इन्वेस्टमेंट इन एस को हमेशा फेयर वैल्यू से डेबिट करोगे, और गेन या लॉस कितना था, गेन 20, ये कहाँ चला जाया करेगा, पीएन सीआरई, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग फिगर हुआ करेगी। तो यहां पर बिल्डिंग ये सॉरी आपने अपना लैंड भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट इन एस कितने से डेबिट हो गई है, 108 से, और तो कुछ है नहीं, तो यही 108 आपकी, यानी आपके पास पैसे पूसे कोई नहीं थे, आपने कहा यार ये हमारा लैंड ले लो और हमें शेयर्स दे दो, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। कोई मसला। अच्छा, अब जो क्वेश्चन 20 है ना, बेसिकली यहां पे कहां पे पहुंच गए हम, कैश ले लो, शेयर्स ले लो, कैश ले लेना, लैंड ले लो। अब लैंड को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, कितने पे, 108 मिलियन, ऐसे ही है, बोलो 108 मिलियन पर मैं लिखी जाना है, मिटाई जाना है, पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रलिया होया है फुल फ्लैज। भाई प्लीज भाई दे दो शेयर्स यार, लैंड भी ले लो हमारा, नहीं यार नहीं। अच्छा बड़े शौके हो रहे हो तुम, मतलब तुम्हारी सब्सिडी में क्या है ऐसा, देखते हैं, देखेंगे और फिर कुछ पैसे और ले लेना, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखूं, बस कंटिंजेंट पैसे ले लेना, ठीक है। अब वो हमने रिकॉर्ड किया था एक्विजिशन डेट पर, कितने पर, कितना थोड़ी देर पहले हमारी एग्जांपल में 5.2 मिलियन, ऐसे ही है, 5.2 मिलियन पे उसको रिकॉर्ड किया, और फिर ये सब बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट इन एस निकालने के लिए। एक्विजिशन डेट पर 50 मिलियन कैश लिया, शेयर्स ऑफ पी इसकी फेयर वैल्यू 90 मिलियन लिया, 108 मिलियन लिया, 5.2, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद वो फिर भी नहीं माना, तो हमने आखिर में एक पत्ता फेंका कि शेयर्स ऑफ पी ले लेना, शेयर्स ऑफ पी ले लेना, ले लेना, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मेरे दिल में आ रही है कि इसको कल ना कर लें, अभी कर लें। अच्छा नहीं, मतलब ये कि ये हो गया ना आपका, उधर देखें भाई, तस्वीर उधर ले जाएं, ये 17 हो गया, उसके बाद ये 18, 19 और 21 हो गए। अब हम ये वादा करेंगे कि कुछ शेयर्स ले लेना, ठीक है।
तो इसको कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पीएनएल स्टार्ट करते हैं, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे। आपने एक सिटिंग के अंदर 17, 18, 19 और 21 कर लेने हैं, ठीक है, सही है। वैसे हो तो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, कर ही लेते हैं, चलो कर लेते हैं। अब फिर ये यहां पे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? बाकी सब मिलते जुलते थे, जिनमें पोस्ट एक्विजिशन जो चेंज आ रही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है मुश्किल नहीं है, आसान ही है, लेकिन बहरहाल है तो डिफरेंट ही ना। लें जी, पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ एस। हाँ जी, क्वांटिटी है, अमाउंट है, सिंपल, ध्यान से पढ़ना है। P agreed to give on यकम जनवरी 15 पे एस के शेयर्स खरीद रहे हैं, और agreed to give on यकम जनवरी 19 804 शेयर्स फॉर ईच 5 शेयर्स ऑफ एस। ये आखिरी रह गया था केस, अब बस यही पॉसिबल केस है, तो कर लें, इजाजत है ना। चलो फिर हमने जनाब आकर वर्किंग शुरू कर दी, ठीक है जी। हमने कहा जी हमें तो इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर ही चाहिए, तो यकम जनवरी 15 पर हम एक्वायर करने गए, तो हमने एंट्री पास करनी है, आपको पता है, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इन एस तो डेबिट कर दिया, क्या शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर सकते हैं हम? यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो सकता है? बोलो, क्यों नहीं हो सकता? हमने शेयर्स इशू किए ही नहीं, शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर आकर एक वही वाली वर्किंग दोबारा की, ठीक है, वर्किंग 1.2 पी। अब मैं डायरेक्ट ना कर दूं, पी विल इशू, डायरेक्ट जरा बड़े हो गए, पी विल इशू। अब पी ने एक्वायर कितने किए हैं जी? 10,000 शेयर्स ऑफ एस है ना जी, ठीक है, 10,000 शेयर्स एस के एक्वायर किए हैं, ये सवाल में उसने खुद बता दिया, तो पहला स्टेप तो वैसे ही हो गया हुआ है ना, हम कोई नहीं बड़े हुए, सवाल ही छोटा हो गया, ठीक है। देखो 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 देखो, पी एक्वायर्ड इतने शेयर्स ऑफ एस, तो ये क्या है, स्टेप 1 हो गया। पी एक्वायर्ड हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एस? 10,000। अब अपने कितने शेयर्स इशू करने का वादा किया है, तो उसके लिए मैंने आपको असूल बताया हुआ है, जिंदगी का असूल है ये, जिंदगी का असूल, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी, कितने शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ एस, तो 4/5। कितना आसान हो गया ना जी। अब ये 4/5 जी, कितने शेयर्स इशू किए जी? किए नहीं, करने का वादा किया, कितने? 8,000 शेयर्स ऑफ एस, सॉरी 8,000 शेयर्स ऑफ पी, ये इशू करेगा अपने 8,000 शेयर्स। अब ये तो मुझे पता लग गया कि शेयर्स कितने इशू होने, 8,000, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई किससे करें, तो यहां पर आकर हमने देखा, वो कहता है जिस दिन हमने एस को एक्वायर किया है उस दिन हमारे शेयर की एक शेयर की वैल्यू है 14 रुपये, और फिर 31 दिसंबर 15 पर ये 16 हो गई है। अब मुझे बताओ आपके दिल में क्या आ रहा है, कौन सी वाली डेट की मार्केट प्राइस उठानी चाहिए? क्योंकि हम हर चीज डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही खड़े होकर कर रहे होते हैं, तो यही वो डेट ऑफ एक्विजिशन वाली प्राइस है जिसके ऊपर हमने इस कंसीडरेशन को रिकॉर्ड करना है। कितना है? 14। आंसर बताओ कितना आता है? 112 कर दें, 112, ठीक है। अब इसका नाम जो है ना वो मैं जरा डिफरेंट रख रहा हूं, इसका नाम क्या है जी? परचेज कंसीडरेशन पेएबल, परचेज कंसीडरेशन पेएबल। बाकी सबको पेएबल ही कहा क्योंकि वो क्या है, वो कैश पेएबल था ना, ठीक है। ये कैश में पे नहीं होना, बल्कि ये पेएबल बेसिकली ये हमने शेयर्स इशू करने, ये उसके अगेंस्ट हमने एंट्री पास कर रखी है, ठीक है, सही है। थोड़ा फर्क समझ आया, नाम क्यों इसका रख दिया, बाकियों के नाम नहीं रखे थे, बाकियों के नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है, सही है। यहां तक कोई मसला नहीं है तो बताओ आगे चलें फिर। मतलब और क्या कहें इसको, कुछ भी कह देते आप, पेएबल टाइप ही चीज है ना, मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है ना कि आपने
इसको शेयर्स को पे करना, इसलिए परचेज कंसिडरेशन पेएबल है, वो पे करता हूँ मैं, इन पे चला जाता हूँ, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं 2019 पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब 31 दिसंबर 2015 आएगा तो शेयर्स की प्राइस जो है वो 14 से चेंज होकर कितनी हो गई है, 16। अब पीछे हमने पढ़ा अभी, है ना, कंटिंजेंट कंसीडरेशन केस में रीट्रांसलेट करते हैं तो दिल में क्या आई, इसको भी कर दें। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करना, यानी इग्नोर कर दिया हमने उसको। अच्छा, इग्नोर कर दिया, तो फिर 1 मिनट के लिए अगर इग्नोर कर दिया है तो फिर बैलेंस शीट में बना लें। आज जरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये हमने बनानी है जी, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे, बताना भी तो है ना कहां पे इसने नजर आना है। 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रहा हूं अगर कंसोलिडेटेड, तो मेरे पास पता ही आपको पीपीई आता है, पी प्लस एस, फिर ऐसे ही गुडविल आ जाएगी, फिर ऐसे ही करंट एसेट्स आते हैं पी प्लस एस, ऐसे ही आपको फिर पेरेंट का शेयर कैपिटल नज़र आ जाया करता है, सीआरई आता है वर्किंग 3 से, एनसीआई आता है वर्किंग 4 से, ठीक है, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज वगैरह आती हैं पी प्लस एस। अब ये जालिम जो पेएबल आया है 15 के अंदर स्टैंड हुआ है, इसने कहां नजर आना है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में पेएबल कैश वाले नजर आते हैं। अब याद रखना ये बात, अगर कभी ये आएगा तो ये एनसीआई के बिल्कुल नीचे आपने रखना है, लेकिन लायबिलिटीज में नहीं, इक्विटी का पार्ट बनाना है इसको भी। ये इक्विटी टू बी इशूड है, ये क्या है, इक्विटी टू बी, तो ये जरा स्पेशल केस है, परचेज कंसीडरेशन पेएबल नाम की चीज नजर आ रही है आपको, कितने पर जी 112 पर। हाँ, वो अलग बात है कि ये 112 पर ही रहेगी टिल, ये अभी कर देते हैं वो, मैं 19 के ऊपर पहुंचता हूं इंशाल्लाह, लेकिन जरा ये देख लें, ये बात समझ आ रही, परचेज कंसीडरेशन पेएबल लायबिलिटी से ऊपर, एनसीआई के एन नीचे, इक्विटी के अंदर लिखना है आपने, क्योंकि ये क्या है, ये पेएबल पे नहीं करना कैश की फॉर्म है, बल्कि ये पेएबल है लाइक लायबिलिटी आप पे टू इशू इक्विटी इन फ्यूचर, इसलिए इसको इक्विटी के अंदर ही आप एज अ पेएबल शो करेंगे। बोले इसको पेएबल, कुछ नहीं होता, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन इसकी सही कर दी। एक बात ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, जब हमने एक्विजिशन डेट के ऊपर खड़े होकर इसकी एंट्री कर दी ना, उसके बाद फिर ईयर एंड पे इसको, चाहे वो फेयर वैल्यू चेंज करता भी रहे, हमने इसको रीट्रांसलेट वगैरह नहीं करना, रीमैयर नहीं करना। अच्छा चलो, अब इसको घर पहुंचा के आते हैं। 31 दिसंबर 2016 पर आपको फेयर वैल्यू दे भी दे, तब भी आपने उसको भी लिफ्ट नहीं करानी। 16 भी गुजर गया, 15 गुजरा, 16 गुजरा, 15, 16, 17, 18, ये जरा दोनों फटाफट गुजार ना लें। ले जी, 15 गुजरा, 16 गुजरा, 17 गुजरा और 18 गुजर गया, बस डेट बदल दें यहाँ पे, और हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू देता रहे, धोखे में नहीं पड़ना। और फिर वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था, 1 जनवरी 19, ये वो बड़ा दिन है जिस दिन आपका ये पेएबल, ये लायबिलिटी अब खत्म होने जा रही है। इसी दिन आपने इशू करने थे ना शेयर्स, तो आपने एज इट इज परचेज कंसीडरेशन पेएबल को क्या कर देना है, डेबिट, कितने से, 112 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने शेयर्स इशू करने का वादा किया था, 8000। भाई उस वक्त जो प्राइस थी बस वही थी, ठीक है ना, तो 14 रुपए था ना, 10 रुपए तो चले जाएंगे,
कितना बनता है 80 शेयर कैपिटल में, और बाकी कहाँ चला जाएगा। हाँ, तो ये असल में कहानी ये होती है कि कितना 32। कहानी ये होती है कि हमने शेयर्स इशू करने का जो वादा किया था, तो जिस दिन ये वादा किया था उस दिन हमारे उन शेयर्स की जो वैल्यू थी उसके अगेंस्ट हमने जो रिसीव करना था वो कर लिया, अब बस वो शेयर्स इशू करने रह गए। तो इसलिए इसमें चूंकि हमने कैश नहीं पे करना होता, शेयर इशू करने होते हैं, तो बस वो शेयर इशू कर देंगे इंशाल्लाह, अपनी प्रिंटिंग मशीन ऑन करेंगे तो दैट्स इट। उसके बदले में हमें जो आना था वो 1 जनवरी 15 को उसके बराबर आ चुका, वो फेयर वैल्यू के अगेंस्ट हमने इसको जो है वो रख लिया अपने पास ही इन्वेस्टमेंट में। तो 2 चीजें अब याद रखने वाली। नंबर 1, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन पेएबल मिले, यानी शेयर इशू करने का वादा हो, तो ईयर एंड पे उसको आपने नहीं छेड़ना, बस इन्वेस्टमेंट जिस दिन की यानी या कुछ डेट पर खड़े होकर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद इसको छेड़ना नहीं है। ईयर एंड पे भी नहीं छेड़ना, कभी भी नहीं छेड़ना। और बैलेंस शीट में अगर इसको दिखाना पड़े तो कहां दिखाओगे, शेयर कैपिटल में नहीं आपने ऐड करके देना, ये इनमें नहीं आएगा, अलग से आएगा, लेकिन नजर कहां आएगा, लायबिलिटीज से ऊपर, इक्विटी के अंदर, एनसीआई के बाद। ये शेयर्स टू बी इशूड है। परचेज कंसिडरेशन पेएबल अगर बुरा लग रहा है तो यहां पर लिख लो शेयर्स टू बी इशूड, इक्विटी टू बी इशूड लिख लो, अगर लिखना है तो इक्विटी टू बी इशूड, शेयर्स टू बी इशूड, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, ये जनाब डिस्कशन खत्म जी। 15 के एंड पे पे करना हो, शेयर इशू करने हो तो कर देंगे, वही यही एंट्री इधर आ जाएगी। वैक्स टैक्स में ये नहीं बचेगा, ये शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, शेयर प्रीमियम बढ़ जाएगा, सब शेयर जो इशू हो जाएंगे, फिर ये नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं, समझ आई बात। शेयर एंड पे शेयर इशू हो गए तो फिर ये पेएबल डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, तो वो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देना। वो तो किया भी है अभी आपने, वो तो है कि शेयर्स फॉरन इशू कर देते थे तो जैसे होता था वैसे ही साल के एंड पे इशू कर देंगे। ठीक है, चलें जी, ये जी होगी कहानी खत्म। 17, 18, 19, 20, 21, तो ये 18, 19, 21 आ गए। इनकी पिक्चर तो आपने ले ली थी ना। उसके बाद ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डिस्कशन थी, इसलिए ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये अगर आप और ज़रा याद रखने की गर्ज से इसको यूं करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कहा था जी ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, पीपी, गुडविल वगैरह, फिर ये करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स आ गए, मैं ज़रा हेडिंग दे रहा हूँ ना ऐसे। ठीक है, करंट एसेट्स आ गए, फिर यहाँ पर आ गई जनाब इक्विटी, और फिर यहाँ पर लायबिलिटीज़ अलग। तो ये उससे ऊपर ज़रा हेडिंग में ऊपर दे लो ना, तो लायबिलिटीज़ में वो ठीक है, हमारे पास सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ रही हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ आ गई, ठीक है ना। नहीं है नॉन करंट लायबिलिटीज़, मेरी एग्जांपल है अपनी, मेरी मर्जी है, कॉपी भी नहीं की था उन्हें, गुस्सा ही कर गया, उन्हें कहा एडी तेरी मर्जी। ठीक है, चले, ये जनाब 20 आपका आ गया। बस ये जहन में रखने वाली बात है कि इक्विटी के अंदर ही इसको दिखाना है बिफोर लायबिलिटीज। ठीक है, सही है जी। आप जरा तशरीफ की टोकरियां ले आए। वर्क इन प्रोग्रेस है, एक ईमेल वर्क इन प्रोग्रेस है मेरी। चले चलो तुझे, हाँ जी, वो सफ़ा कौन सा था जी, अभी बताया आपको 500। ये है जी वो सफ़ा, महान सफ़ा जो हम कर चुके। और आपको पता है ना, मैंने जुमे वाले दिन आपको सारे पास पेपर्स में से घुमाया था। सारे पास पेपर्स के अंदर मुत्तफिका तौर पर कोई अगर एडजस्टमेंट क्वालिफाई की थी तो वो ये वाली एडजस्टमेंट दी। तो इसके ऊपर हमारा दिन भी पूरा लग गया। कल से शुरू हुआ ना, जुमे से शुरू की थी, तो शेयर कैपिटल वगैरह वहाँ पे कर लिया था, वो लीगल एक्सपेंस वाली बात वहाँ पे सीधी कर ली थी, और फिर आज हमने इसको घर तक पहुँचाया। तो ये जनाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, डिस्कशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, 519 नंबर सफ़ा। लेकिन एक बात याद रखें,
इस पेज की सारी एडजस्टमेंट्स सीआरई में सीआरई को हिट करेंगी पोस्ट एक्विजिशन। ये नहीं प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन के दिन तो डेट ऑफ एक्विजिशन तो इन्वेस्टमेंट वो एडजस्टमेंट अकाउंट को हिट कर रही होती है ना, आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, ओके। अब जरा देख लें इसको फटाफट। कैश टू बी पेड, अब जल्दी से मुझे ना सवाल आपने लिखवा देने हैं, ठीक है। कैश टू बी पेड, ये क्वेश्चन नंबर 17 में आया था ना, कैश ऐसा ही है। कितना था जल्दी से देख के बताओ, वहां से देख लो। कैश टू बी पेड 50 है, ये एंट्रीज करते जा रहे हैं फटाफट। उसके बाद शेयर्स ऑफ पी इशूड, ये भी क्वेश्चन 17 के अंदर आ गया, ठीक है। पढ़ना आपने, अब मैंने तो यहां पर कर दिया है जी। 480 से इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल, जल्दी से बोलो, यहां से देख के बोलो। 107 373, ठीक है जी। उसके बाद डिबेंचर्स इशूड, ये भी क्वेश्चन 17 में ही आए थे, ये तीसरी भी आ गई, ये तरतीब से चल रहे हैं ये। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 68 से, तो मैं वो रेफर कर रहा हूं जरा बस, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 ही चला गया, 68 ये जी। अब उसके बाद इससे आगे उसकी इंटरेस्ट वाली डिस्कशन नहीं की गई है, ठीक है। नहीं ये तो वो है ना, डिबेंचर्स नहीं है ये, वो नहीं है, ठीक है। सॉरी वो डिबेंचर्स, ये डेफर्ड कंसीडरेशन था। क्वेश्चन 17 डेफर्ड कंसीडरेशन था। 68 इन्वेस्टमेंट डेबिट, और बोलो जी, इसको ना हमने सीधा कर लिया हुआ है बस, ठीक है, पेएबल, ठीक है। और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, कितने से 7 से। और ये कहां पर हिट करेगा जाकर, ये कहां पर हिट करेगा जाकर, बोलो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कहां पे होगा, सीआरई में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद डिबेंचर्स, हमारा अपना सवाल आ गया ये वाला, ये तो मैं यहां से दिखा दूंगा आपको। ये 18 क्वेश्चन नंबर 18, तो 480 से क्वेश्चन 18 जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 480, डिबेंचर्स क्रेडिट 480, डिबेंचर पेएबल या लोन नोट पेएबल जो भी, ठीक है। उसके बाद इसकी इंटरेस्ट की एंट्री नॉर्मली होती है, मैंने यहां पर लिख दिया था, सवाल में नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर्स टू बी इशूड, अभी देख कर आ रहे, क्वेश्चन नंबर 20 है 21 है, 20 था, ये 20 है, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट 112 से और परचेज कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, ठीक है। इसको शो कहां करना है, इसकी ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट, कौन सा क्वेश्चन है जी, 20 कर लिया, सही। उसके बाद ये आपकी कंटिंजेंट कंसीडरेशन है, कंटिंजेंट कंसीडरेशन 20 में ही पड़ी है, और उसमें 19 में कंटिंजेंट, ओके ये जी, कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट 5.2, और अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, अरे यार कौन ऐसे नाम याद रखे, बस पेएबल है इन द फॉर्म ऑफ कैश है, बस पेएबल लिखो, जो डिफरेंट था उसका नाम डिफरेंट रख लिया ना हमने, परचेज कंसीडरेशन पेएबल, बस, ठीक है ना। बाकी सबको सिंपल पेएबल कह रहे हैं। अच्छा, अब ईयर एंड आया, तो अगर गेन है ड्यू टू डिक्रीज, यही तो हमारा केस था, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, हमने यूं किया था 5.2 वर्सेस 4.1, तो हमने कहा था जी अपनी लायबिलिटी को उठाकर ले आओ 4.1 पर, तो 1.1 से लायबिलिटी कम हुई थी, तो ये देखो सीआरई के अंदर ये एंट्री होगी। और अगर ये डिफरेंट केस हो जाए तो एंट्री भी क्या हो जाएगी इसके उलट, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 19, ठीक है। एसेट टू बी गिवन फॉर एक्विजिशन क्वेश्चन 21, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेबिट बोलो 108 था, और एसेट क्रेडिट 88 से, और गेन 20 का कहां ले जाओगे, सीआरई के अंदर, क्वेश्चन 21। ये जनाब आपका परचेज कंसीडरेशन पेएबल, परचेज कंसीडरेशन की डिस्कशन, लेकिन बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओरिजिनल एंट्रीज भी करवाता है और गलती करके सही भी करवाता है आपसे, तो सही वाली बात आती होगी ओरिजिनल, तभी आप इसको सही कर सकेंगे ना, ठीक है। ये जनाब पेज टिक कर लें आप, कमाल कर दिया आप लोगों ने आज, माशाल्लाह, आखिर कर दी।
पक्की एडजस्टमेंट अब एक पक्की होगी, आप बाकी पहले पक्की वाली आपने पहले ही की हुई है जी। तो फिर इसी खुशी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी पीएनएल। ठीक है, कोई तस्वीर बनवानी है तो दस दो। 20 की पिक्चर हो गई है भाई, एक बार दोबारा वहां पे दिखाओ 17, फिर ले आओ इधर अब 18, 19, 21 और उसके बाद ये 20। रेडी लाई है सी, कैश ले लो, शेयर्स ले लो, कैश ले लेना, लैंड ले लो, कंटिजेंट पैसे ले लेना, शेयर्स ले लेना। इसके अलावा कुछ है भी गुंजाइश? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इन काइंड ही है बेटा, ये बिल्डिंग इन काइंड ही है, शेयर्स इन काइंड ही है, डिबेंचर्स इन काइंड ही हैं? मैंने आपको कहा था रिवर्स एक्विजिशन नहीं है। हमारे 50% से ज्यादा शेयर्स मांग ले सब्सिडरी नहीं मांग सकती। हबीबी के साथ ये ट्रांजैक्शन है बेटा, तुसी नहीं वही काम कर रहे हो ना फिर बेटा। नहीं बकरे के मुंह में पैसे डाल के उसके मालिक को पैसे दो, रस्सी पकड़ो, कर ले आओ उसको। यार क्या करते हो, क्या कर रहे हो, की कर रहे हो? हाँ जी, चलें आगे। अच्छा यार, एक सवाल वहीं पे बनाते हैं हम, क्वेश्चन वो मिटा दें। चलें यहां पे एक सवाल बनाता हूं, तब तक यहां पे एक सवाल बना लेते हैं जी। पीएनएल है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। पेरेंट का अलग, सब्सिडरी का अलग। जैसे बैलेंस शीट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली गिवन होती थी, फिर पीएनएल गिवन होगा हमें। सेल्स ऐसी अज्यूम फिगर्स लेनी है, 150 कर लो, 110 कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स 95 कर लो, 75 कर लो। जीपी बता दो, अब ये नहीं खुद से कर सकते, जीपी बता दो। 55 और जी, बड़ी मेहरबानी, इतना खज्जल करके बताने की। अच्छा, उसके बाद कोई एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं इसमें से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को कहते हैं ना जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30-20 और प्रॉफिट आ गया जी 25 और 15। लें जी, ये जनाब आपका सवाल बन गया। ओके जी, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब अदर इंफॉर्मेशन गिवन है जी आपको। अदर इंफॉर्मेशन में एज यूजुअल पहला पॉइंट है पी एक्वायर्ड %80 शेयर्स ऑफ एस ऑन यकम जनवरी 20। साल के पहले दिन मैंने इसको एक्वायर करा लिया और इसी साल का पीएनएल है। ये मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन आएगी, पर आज नहीं आ सकती। देखते हैं आप कब करना है ये काम, मिड ऑफ द ईयर वाला पीएनएल के अंदर। कल नहीं तो परसों कर लेंगे। खैर, उसके बाद रिक्वायरमेंट आ गई जी, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, पीएनएल ही बनना है फिलहाल तो सिर्फ, लेकिन बहरहाल मैंने पूरा लिख दिया। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सवाल खत्म, जवाब शुरू। सोल्यूशन क्या रिक्वायर्ड है जी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। बेटा अब भूल जाओ वो, अब जिन्होंने वहां पे नहीं ना तवज्जो दी,
एडजस्टमेंट सारी वही रहनी है, लेकिन अब बात बिगड़ रही है, अभी भी मौका है, वीकेंड गुजार के आए हैं, सारी कसरें निकाल के आनी चाहिए थी। अच्छा जी, और भाई कोई साइंस नहीं है, लाइन बाय लाइन एडिशन है, सेल्स, हाँ जी, P प्लस एस, कॉस्ट ऑफ सेल्स P प्लस एस, ग्रॉस प्रॉफिट P प्लस एस नहीं होता, ये बैलेंसिंग निकलता है, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स होंगी और फिर जीपी जो है वो बैलेंसिंग फिगर ही निकला करता है, ठीक है, वो हम निकाल लिया करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस P प्लस एस जी, 30 प्लस 20, ठीक है जी। उसके बाद कहानी हुई खत्म, ये प्रॉफिट। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, एक तो आपने पहला स्टेप क्या किया, P प्लस एस कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज, एस का प्रॉफिट, जैसे एस की आर ई वर्किंग 2 में जाती थी ना, एस का प्रॉफिट जाया करेगा वर्किंग 5। और वर्किंग 5 आ गई जिसका इंतजार था, अब बस वर्किंग 7 रह गया, वो तो टॉपिक ही अलग है, जब इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आएगी तभी उसने आना है। तो वर्किंग 5 क्या है, एस आर ई नहीं, एस प्रॉफिट, एस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे जी, हम वर्किंग नंबर 5 ओपन किया करेंगे, कहां था यार, ये रहा, नहीं बता दो, पेज नंबर बता दो, ये सवाल किस, ये जिस 16वां 17वां जो भी सवाल, 20वां कहां पे थे हम, 556, ठीक है जी, उसी से ही आ गया ना, ये पहुंचे हम जी। तो हमने क्या करना है जी, पीएनएल का सवाल करते हुए P प्लस एस P प्लस एस P प्लस एस करते जाना है, और फिर एंड पर वो यहाँ पे वर्किंग 1 आपकी आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, यहाँ पर जाकर वर्किंग नंबर 5 हमने ओपन कर लेनी है, एस प्रॉफिट्स, ठीक है। वो बैलेंस शीट की वर्किंग्स थी, ये पीएनएल की पहली वर्किंग आ गई, एस प्रॉफिट्स। तो एस आर ई में एस आर ई आती थी, एस प्रॉफिट में एस प्रॉफिट आ जाएगा, ये क्रेडिट नेचर की चीज होती है। तो सवाल में से 15 रुपए उठाएंगे और यहां पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो क्या बना जी, स्टेप्स क्या बने, P प्लस एस P प्लस एस P प्लस एस, और एंड पे एस के प्रॉफिट्स वर्किंग 5, ठीक है। वर्किंग 5 ओपन करेंगे, एस प्रॉफिट्स को उसमें लिख देंगे, कोई मसला। उसके बाद सवाल की, अच्छा अब ये ना स्टेप्स हैं कुछ, स्टेप 1 हमने क्या किया जी, P प्लस एस किया ऑन फेस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। इसके बाद भाई फिर स्टेप्स लिखवा दूंगा, चलो कल। अच्छा अगली बात हम क्या करेंगे, सवाल के अंदर गिवन एडजस्टमेंट्स को हम किया करेंगे, ठीक है। अच्छा एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, अपने प्रॉफिट को पहले निकालना है, ठीक है। तो बताएं जी, 150 सवाल में एडजस्टमेंट्स है ही नहीं, 150 जमा 110, कॉस्ट ऑफ सेल 170, जीपी और 50, और उसके बाद जी अब इस प्रॉफिट के अंदर पेरेंट का अपना प्रॉफिट कितना पड़ा है, 25, वेरी गुड, और सब्सिडरी के प्रॉफिट का कितने परसेंट, नहीं बेटा 80%, वो भी किसका है, ये भी तो पेरेंट का ही है, पेरेंट का अपना प्रॉफिट, और पेरेंट के पास सब्सिडरी के प्रॉफिट का कितने परसेंट, 80%, ये भी तो पेरेंट का बनता है, कितना 12, ये और ये दोनों किसके हैं, कितना बनता है, और बाकी किसका है, बाकी एनसीआई का है, जो 15 का 20% बनता है, कितना, तो टोटल 40 में से 37 किसका है, पेरेंट के ओनर्स का, और 3 किसका है, एनसीआई का। लेकिन ये आपने वर्किंग ऐसे नहीं करनी, इसकी एक तरतीब है, ठीक है। यही 37 और 3 ही निकलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। इसकी अब एक तरतीब है, वो क्या है, आपने यहां पर आगे ये इसके वर्किंग के नंबर होते हैं, आपने यहां पर शो करना है प्रॉफिट की एट्रीब्यूशन को, आप यूं लिखेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू नंबर 1 पेरेंट ओनर्स,
और दूसरा क्या है जी, एनसीआई। ठीक है, अब ये दो फिगर्स हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे जरा तरतीब देख लीजिए। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं करा रहा, आज टेक्निकल बातें नहीं, ज्यादा बोझ बन रहा है मुझे लग रहा है, तो मैं बस ये एक ये सवाल, इससे अगला आपका होमवर्क है। देखो जरा कितना छोटा सा सवाल है, देखो जरा। यानी आज का आपका काम यही है कि किसी की बैलेंस शीट में कमी कोताही रह गई है वो पूरी करे, किसी सवाल में मसला है तो वो कर ले। लेकिन मैंने तो आज आपको कहा है एक सिटिंग में आपने, एक गो में आपने करने हैं 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, मैं देखता हूँ 22वां भी शायद हो जाए, देखते हैं वो खाली पड़ा होगा। खैर इधर देखो, तरतीब देख लो प्लीज 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 प्लीज। स्टेप 1, इस 40 को यहां से उतार कर यहां पे ले आओ। ठीक है जी, ठीक है, ये काम लंबा चौड़ा नहीं करना हमने, ऐसे नहीं करना, ये मुमकिन नहीं है, बहुत एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो हमने एज इट इज उठा के इसको यहां लिखा। अब 15 में से कितना हमारा वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, 15 में से कितना हमारा नहीं है, कितना बना जी, ये रेलेवेंट है, तो वर्किंग 5 को क्लोज करेंगे प्रॉफिट की एट्रीब्यूशन करने के लिए, और इस 3 को लाकर रखेंगे यहां पर, रेफर किया करेंगे जी वर्किंग 5, और बाकी बैलेंसिंग उठाकर किसको फेंक दिया करेंगे, है वही 37 और 3, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं है, इसको ऐसे निकालेंगे क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स इस अकाउंट में भी पड़नी है। जो सारी एसआरई टाइप एडजस्टमेंट्स थी आपको याद हो, तो वो एस प्रॉफिट्स को भी तो हिट कर रही थी कि एसआरई को हिट करती थी, तो ये एस प्रॉफिट्स में भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, इसलिए तरतीब ये रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने छुपाना है। अब 37 और 3 आपका हो गया ना क्लियर। ठीक है, अब जो तरतीब बनी है जरा इसको दोबारा एक दफा देख लें, ये समझ आया क्या हुआ, अब दोबारा जरा देखें। अच्छा जी, अब सवाल आपके सामने पीएनएल का सवाल है, आपने क्या शुरू कर दिया, P प्लस एस, P प्लस एस, P प्लस एस। ठीक है जी, तो करें जी 150 प्लस 110, फिर 95 प्लस 75, एथिक्स भी शुरू करने हैं। ओए आज टेस्ट में एथिक्स डाले थे, मैंने कहा था मेरे टेस्ट में ना डालें एथिक्स, थोड़े से वो पीछे थे हमसे, हम ज़रा आगे निकले हुए थे कंसोलिडेशन में, वो उन्होंने सैटरडे वगैरह लगाया हुआ था, करीब आगे होंगे मेरे ख्याल में, आज फिर मैच हुए होंगे। कोई बात नहीं, हम कोई नहीं, हम 1-2 दिन में हम आधा घंटा रोज़ ऊपर जा रहे होते हैं हम जी। अब बताओ जी, ये करने के बाद P प्लस एस फेस पे करना है, नंबर 2 स्टेप वर्किंग 5 ओपन करनी है, और एस प्रॉफिट्स को वर्किंग 5 में जाकर लिख देना, को मसला। स्टेप 3 सवाल के अंदर मौजूद एडजस्टमेंट्स को परफॉर्म करना है नहीं, एडजस्टमेंट है। स्टेप 4 पीएनएल के फेस को कंप्लीट करना है और प्रॉफिट निकाल लेना है। स्टेप 5 वर्किंग 5 को क्लोज करना है और एनसीआई निकालना है, और स्टेप 5 में ही फिर एट्रीब्यूशन पूरी, 5 ही स्टेप्स हैं। दोबारा सुनो, P प्लस एस कोई मसला, स्टेप 2 ओपन करेंगे वर्किंग 5, एस प्रॉफिट सिस्टम में आ जाएंगे। स्टेप 3 सवाल के एडजस्टमेंट्स जो कल से आएंगी इंशाल्लाह, आज नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जी प्रॉफिट को पीएनएल को कंप्लीट करें जी, कितना था 260 था, और ये था ठीक है जी। अब ये 40 आ गया, अब आपने क्या करना है, इस 40 को एट्रीब्यूट करना है पेरेंट में और एनसीआई में। तो स्टेप 1 एट्रीब्यूशन का, इसको एज इट इज उठा के इधर लिख लें। स्टेप 2 एस प्रॉफिट को यानी वर्किंग 5 को क्लोज करें, इस वर्किंग 5 में पैसे, जैसे एसआरई में हम सीआरई और एनसीआई निकालते थे ना, यहां पर भी निकल सकता था, लेकिन हमने ये निकालना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारी तरतीब ये है कि सीआरई को पोर कराएंगे, याद रखना ये क्या कराना है हमने, सीआरई को क्या कराना है, पोर कराना है, ये याद रखना है, मैंने फिर कल सुनना है। सीआरई को क्या कराना है, पोर करा देना है यहाँ पे इस वर्किंग में, और एनसीआई को उसका हिस्सा बताएं कितना बनता है, ले जी कितना है। ठीक है, अब ये 3 इधर जाकर लिखेंगे और ये 37 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये है जनाब आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सवाल। ठीक है, अभी रुक जाओ, ठप ठुप शुरू हो गए हो, मैंने छुट्टी नहीं दी अभी, मैंने जल्दी बंद किया कुछ कराने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा
थोड़ा सा सांस लेता रहूं अभी, यानी कि कल मैंने एक सवाल वैसे प्लान किया हुआ था कल कि मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल फुल फ्लैज वाला कराऊं। हो सकता है मैं कल सिर्फ पीएनएल का सवाल ही कराऊं और फिर ज़्यादा टाइम मैं एथिक्स पे और इन चीज़ों पे लगा दूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है विटामिन की प्रोटीन की कमी उनकी कंसोलिडेशन में है, पूरी कर लें, मैं बाद में मौका नहीं मिलना फिर। कितने बच्चे ऐसे जिनको कंसोलिडेशन आसान लग रहा है, आसान अभी तक जो पढ़ा वो आसान, तो हाथ थल्ले कर, हाथ थल्ले कर तू। हाँ जी, कितने बच्चों को आसान लग रही है? अच्छा हाथ नीचे करें। कितनों को मुश्किल लग रही है? हम तू हाथ उत्ते कर। यार ये देखो बात है, तुमने आधे साथ कह दिया डिविडेंड की एडजस्टमेंट समझ नहीं आती, आसान तरीन एडजस्टमेंट को समझ नहीं आती, उसके लिए मुश्किल है की नहीं थी तो। अच्छा सुने 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 सुने, अब होमवर्क के अंदर ये जरा देख लो मैं इस सवाल में क्या है 22वें में, टोटल शेयर कैपिटल इतना है, कंसीडर मार्केट वैल्यू 1 शेयर। चले जी 22वां कर लीजिएगा इसी कॉन्टिन्यूटी में, 17, 18, 19, 20, 21 करेंगे ना, साथ 22वां भी कर लेना है आपने, पता नहीं इसमें क्या मैंने नहीं देखा, ठीक है। 23वां भी कर लेना है बस जी। अच्छा जी, इसमें ये सवाल में ये मसला आ गया ये कि आपस की सेल परचेज आ गई है। वैसे मैंने आपको इसकी भी तैयारी कराई हुई है अंदर खाते थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ये मैं कल ही अब ओपन करूंगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन भाई कह रहे हैं साइड पे लिख दें, आप अपने पास लिख लेना यार, 22, 23, 22 याद करो, 22, 23, 22, 23, 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 तक सारे तुमने कर लेने हैं, ठीक है। ओके, अब आसान हो गया ना, ठीक है, चलो आ जाओ। सारा प्लान वैसे गड़बड़ हो गया, मैंने 26वां सवाल आज प्लान किया हुआ था वैसे 26वां, लेकिन मुझे लगता है वैसे ज़्यादा ही हो जाना था। अच्छा ही हुआ है कि नहीं हुआ है ना। बैलेंस शीट मैच ना हो तो छलांगे लगाते हुए आगे चले जाना, मैच हो जाए तो दुख करते हुए आगे चले जाना, रुकना नहीं है, आगे जाना इज द कांस्टेंट एलिमेंट। जानबूझ के सेम करेंगे तो क्या पता वो कहे तुम इतने ही रह, तुम बेवकूफ़ समझे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो इस तरह से पेनलाइज करें, लेकिन ऐसा आपको भी कतन नहीं करना चाहिए। जान के बैलेंस बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है ये, बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है, फ्रॉडिये नजर आते हो आप, वो हर जगह पे देखेगा कहाँ कहाँ इसने फ्रॉड लगाया हुआ है, क्यों कहेगा मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने, कैसे बैलेंस शीट टैली होगी तुम्हारी। गलती नहीं करनी है कभी भी। सुने जी, चलें अब मैं तो एथिक्स कल शुरू करते हैं, फिर मैं जरा यहाँ पे था जी, आ जाए जी जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। 12 तुम्हारे बच गए हैं यार, ये रोज मैं ओपन करता हूँ रोज रह जाता है, वैसे ना करो, इस सवाल को पढ़ो। पास करें जनरल एंट्रीज फॉर द, ये सवाल पढ़ लें, चलें आज एक स्टेप में पढ़ लें कम से कम जी। यूट्यूब पे चढ़ा दूं, मैं करूंगा एक रिकॉर्डिंग करके चढ़ा दें, मैंने नहीं पढ़ाना होंगे यार। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017 ऑन यकम जनवरी 12, हम 17 में पहुंच हुए। जावेद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग अब्रॉड फॉर इतने 1500 मिलियन पता नहीं क्या MYR, इंक्लूडिंग 400 फॉर लैंड एलिमेंट, ठीक है। व्हेन एक्सचेंज रेट वॉज, अब 1 किसके साथ लगा हुआ है? हमारी फंक्शनल करेंसी कहीं लिखा हुआ क्या है? नहीं लिखा हुआ तो चुप करके अपनी पाकिस्तानी करेंसी लेना, पाकिस्तान से बैठे हो, ठीक है ना। एनीवेज 1 अगर लोकल करेंसी के साथ लग जाए तो ये तो इनडायरेक्ट है, डिवाइड से होना था। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर, हो पेमेंट की नहीं, पेबल हो गया। फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 31 दिसंबर 13। द बिल्डिंग्स आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 20 ईयर्स टू अ रेजिडुअल वैल्यू। जावेद लिमिट पॉलिसीज टू रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग, यार हर चीज सेट दी थी इन्होंने, इंक्लूडिंग दिस फॉर लैंड ऑन 31 दिसंबर 17। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे, शुरू करते हैं फिर अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट वर्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। वर्किंग 1 डेट डिस्क्रिप्शन वाली है जी, वर्किंग 1 कम से कम ये वर्किंग करके छुट्टी करेंगे, ठीक है। डेट डिस्क्रिप्शन, वैसे आसान था, मुश्किल नहीं था, बस तरतीब से चलें अपनी वाली से, कोई नई तरतीब न निकालें, वजह ना करें तो फिर काम हो जाता था, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग है,
रीवैल्यूएशन सरप्लस, पीएनएल हो सकती हैं ये सारी चीजें। अब उसने जनरल एंट्री सिर्फ किस साल की मांगी है? 17 वाले साल की। तो मेरे ख्याल से हम 31 दिसंबर 16 पे जंप करके आ सकते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन थोड़ा सा मसला ये था कि कॉस्ट शॉस्ट भी डॉलर्स में निकालनी है, तो 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 17 पर एक जंप लगा लेंगे, 16 तक एक जंप लगा लेंगे, पहले कॉस्ट निकाल लें बस, ठीक है। अब कॉस्ट निकालनी है जी, शुक्र है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नहीं थी इसमें, है ना। अब मुझे बताओ जी कितने वो MYR है, जितने की ये लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है हमने, 1500। तो MYR को क्या लिखूं मैं? MYR ही लिखना पड़ेगा, तो 1500 ही लिख देता हूँ यार। 1500 इंटू एक नहीं, इंटू नहीं होगा, सॉरी, ये तो डिवाइड वाला केस है। तो यकम जनवरी 2012 पे जब हमने खरीदा था तो क्या रेट था जी? ये यही है ना जी, व्हेन एक्सचेंज रेट वॉस इतने डिवाइड बाय 18। हाँ जी 83 क्या है? 1000 है, मिलियन है, ठीक है। अच्छा रुपीज इन मिलियन है जी, 83 मिलियन रुपीज आ गया, रुपीज अब ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब जंप लगा के आ जाओ 31 दिसंबर 2000। अच्छा एक बात है, वैसे लैंड और बिल्डिंग को अलग भी लेके चल सकते हैं, इकट्ठे करने से अगर कर सको तो कर लो, लेकिन फिर डेप्रीसिएशन में भी मसला आना है इसमें। तो मेरे ख्याल में लैंड बिल्डिंग की बजाय ना यहाँ पर सिर्फ लैंड कर लेते हैं, ठीक है। और लैंड का एलिमेंट कितना था? 500 जी, तो कितना बना? 400, सॉरी 400 ये ऊपर लिखा हुआ है 400। लैंड एलिमेंट कितना है? 400, बोलो जी 22, ठीक है। और इसी तरह की एक वर्किंग और कॉपी कर लेते हैं। और फिर यहां उठा कर ले आते हैं इसको। आजा यार, आजा यार, पहले टाइम को नहीं बच्चे ने रोड़ा पाया है, छेती कर ले उस्ताद। ये हम कर लेंगे जी बिल्डिंग के लिए। हाँ जी बिल्डिंग, बाकी कितना बचा जी? 900, 1100 डिवाइड बाय जी 61, ठीक है जी। ये रुपीज इन मिलियन आ गए। अब 31 पहले बिल्डिंग करते हैं, 31 दिसंबर जंप लगा के आओ 31 दिसंबर 16 पे, क्योंकि 17 की एंट्री उसने हमसे मांगी है और दरमियान में कोई रीवैल्यूएशन भी नहीं थी, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन इकट्ठी निकालनी है आपने, 61 डिवाइडेड बाय, नहीं रेजिडुअल वैल्यू भी थी, रेजिडुअल वैल्यू कितने गई? डेप्रीशिएटेड ओवर 22 ओए। अब इसका क्या करें? ये 100 है रेजिडुअल वैल्यू, हाँ जी भाई, जिस दिन हमने इसको एक्वायर किया उसी दिन के एस्टिमेटेड फिगर है ना, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही खड़े होकर यहाँ कहीं दाएं बाएं कहाँ कर लें, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे वर्किंग नंबर 2.1, ये 2 है ना, 2 वर्किंग 2 और 2.1 जी। कितने MYR है? 100 डिवाइडेड बाय इसी दिन की रेट है 18, कितना? 5.5, तो 61 माइनस 5.5, ठीक है। 61 ये 100 डिवाइड बाई 18 5.5 ही आता है ना, कर रहे हैं, करें कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। तो 5.5 आंसर आ गया, डिवाइड बाय, अब लाइफ कितनी है जी इसकी? 20, और एक साल नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 5 साल। एसिड नहीं छेड़ना, पेएबल को मुसीबतें पड़नी है, पेएबल में मुसीबतें पड़नी है, एसिड तो आसान था, ठीक है। हाँ जी क्या आंसर? 14 जी, बोले 47 बुक वैल्यू आ गई। अब ये 31 दिसंबर 16 की है, अब 17 का साल शुरू हुआ और उसने 17 के साल में भी अभी चालू है काम, लेकिन इसलिए भी 17 जरूरी है कि आपने 17 के साल की एंट्रीज पास करनी है ना। तो डिवाइडेड बाय 20 ओनली 1 ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 2 या 3, बड़ा फर्क है मिलियन से जी, बोले 44 की बुक वैल्यू आ गई। ये तो आसान निकला यार, मसला तो फिर किस में था? पेएबल में मेरे ख्याल में मसला था, ऐसे ही। अब एक लाइन छोड़े,
और रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। और रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हुए आपको याद होगा हमने कहा था कि ये खुद ब खुद ही रीट्रांसलेट हो जाता है। बिल्डिंग सिर्फ लेनी है, बिल्डिंग। तो 1760 में से अगर 420 जो है आपका अपना नंबर, 1760 में से अगर 420 लैंड है तो बाकी ये 1340 क्या है, बिल्डिंग एलिमेंट। तो हमने यहां पर आकर लिखा 1340। अब 31 दिसंबर 17 पर क्या रेट था, ये 21। अब ये खुद ब खुद गेन लॉस भी एक्सचेंज का आ जाएगा इस पर, लेकिन क्या करें, हम तो रीट्रांसलेट नहीं कर रहे थे इसको तो हमने रीवैल्यू किया था, तो ये खुद ब खुद ही हो गया जी 64। तो ये आ गया 20 रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रीवन सरप्लस है, ये कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं है, इसलिए इसने कहाँ जाना है, जहां पे ये जाया करता था उसी आई, साथ ही गेन लॉस भी चिपक के चला जाएगा। और कुछ इसके अंदर होना है जी। अब इस साल की एंट्रीज ये, नंबर 1 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 3 से, इस साल की पहली डेप्शन की एंट्री। उसके बाद ईयर एंड पे रीवैल्यू करना है, तो 14 जमा 3 17, ये ट्रांसफर करना है अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट, और फिर एसिड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर ये वाली एंट्री भी नहीं आनी डेप्रीसिएशन की, बल्कि डायरेक्ट ही क्या आ जाना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब मामला रह गया इंशाल्लाह जो कल करेंगे पेमेंट का। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर 2 years। फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 31 दिसंबर। द बिल्डिंग, आगे फिर वो बिल्डिंग की बात शुरू हो गई। तो ये जनाब आपको 17 वाले साल के अंदर खड़े होकर देखना है इस पेबल के क्या हशर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।